हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। होप सब अच्छा होगा। मैं आपका दोस्त ध्रुव सरल दिशा से। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। होप सो मज़ा भी आएगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि यार देखिए, हमारी वीडियो वन शॉट नहीं हो सकती। हम वन शॉट कोई भी वीडियो नहीं बनाते। बच्चों को उनमें लॉस होता है। बच्चे सोचते हैं कि यार हम पढ़ लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है जैसे आप सोच रहे हो कि भाई वन शॉट पढ़ने के बाद आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना पाएंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है। याद रखने की बात यार ये है यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह सकता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ना, ये आपको, आप पढ़ के तो इसको बचपन से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और टीचर भी इनको ना कहीं अवॉइड करता है चैप्टर्स को, ऐसों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। ऐसे में आप सहारा लेते हैं यूट्यूब का। यूट्यूब पे मैं काफ़ी वीडियोस देख चुका हूँ काफ़ी लोगों की, तो वहाँ पे यही पता लगता है कि अधिकतर टीचर्स वहाँ पे वन शॉट कराने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। यार वन शॉट करके क्या मिलेगा? कोई चैप्टर है, उसका अगर टाइमिंग है, आवर्स में लिखा होता है, हर किसी चैप्टर को डिनोट किया जाता है आवर्स में कि हाँ भाई इतने आवर में चैप्टर खत्म होना चाहिए। हम उसको ना देख करके हम देख रहे हैं कि 30 मिनट 40 मिनट में कोई वीडियो को कवर कर रहा है या चैप्टर को कवर कर रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? यार बेसिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए आपसे, वो तो यार 30 मिनट में अगर वो कोई शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, वन शॉट अगर तुम्हें दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये बच्चा चैप्टर पढ़ चुका है। बच्चे को चैप्टर ऑलरेडी आता है। अब बच्चे को चैप्टर नहीं आता, वो सोचता है यार वन शॉट देखने के बाद मेरे मार्क्स आ जाएं, तो यार ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हम इस चैप्टर को भी कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेक्चर्स छोटे रखने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सकेगा। बाकी आप सबसे यही उम्मीद है कि यार सपोर्ट तो करो कम से कम, है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी करा करो कोई क्वेश्चन हो तो, है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये हॉट टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्या? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अच्छा यार, ये जो चैप्टर है ना, इसमें कई बच्चों की ना एक मानसिक जो थिंकिंग होती है कि यार ठीक है, इसमें तो क्या सिखाया जा रहा है? इसमें तो सिखाया जा रहा है कि हाउ टू डू सेक्स। नहीं, सेक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे आपकी बात हो रही है मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ की। ये चैप्टर आपको इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी क्या समझ सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ आई थिंक जो बच्चों को नहीं पता है, क्या है वो? जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी कैमरा हिल गया था थोड़ा सा। जो बच्चों को नहीं पता है वो क्या है? दैट इज द कोर थिंक। क्या कि यार कई बच्चों को ना लगता है कि ठीक है चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये चैप्टर ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है आपको ये। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहली ही डेफिनेशन आ जाती है क्या कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड वाई डू वी नीड इट। यार हमें क्यों जरूरत रिप्रोडक्शन की? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तुमने लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस में ना तुमने एक चीज देखी थी कि लाइफ ना एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हमें जीना है, कैसे भी करके जीना है। ठीक है, वो बात अलग है, दुख तकलीफ पीड़ा हर किसी की लाइफ में है, मेरी में भी है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी जिएंगे, अच्छे से करेंगे, जितनी भी चीजें हो सकेंगी। तो यहाँ पे बात आती है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन जो मैं कहता हूँ कि हाँ बच्चों को पता होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीशीज, हेंस द वर्ड री। ये जो बेटा री का मतलब है ना, री का मतलब क्या है? री का मतलब है ये ही वापस से साइकिल में आया है, साइकिल के अंदर ये फिर से वापस से आया है। अब साइकिल में आने का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा मेल और एक मिलेगा फीमेल। ये दोनों मिलके जब कभी भी क्या करते हैं? एंटर कोर्स करते हैं। भाई याद रखना, वर्ड्स पे, वर्ड्स की जरूरत होती है हमें एग्जाम में, अच्छे वर्ड्स की। वो पहला वर्ड मैंने तुम्हें दे दिया, सेक्स नहीं, इंटरकोर्स। इंटरकोर्स जो है इसी को हम बोल सकते हैं सेक्स। जब कभी भी
एक मेल और एक फीमेल क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और एक बेबी को जन्म देते हैं, न्यू वन को जन्म देते हैं, ठीक है, किसके, सेम स्पीशीज के, मतलब क्या कि ह्यूमन है तो ह्यूमन ही पैदा होगा, है ना। तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एक मेल और एक फीमेल के हाथ में बेबी है, एक डॉग के पप्स, एक कैट के किटन्स, ये सारी चीजें क्या हैं, यही रिप्रोडक्शन है। चलो जी आगे चलते हैं। अब हमें बात करते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई एक रिप्रोडक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। इट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक अदर प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन। अच्छा यार ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तुम्हारे मन की मर्जी है। अच्छा यहां से ना एक बहुत अच्छे मैं तुम्हें बोलूंगा मोटिवेटर आए थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। इन्होंने बहिष्कार किया था इन चीजों का, ठीक है, इन्होंने कभी आज तक नहीं करा। सो व्हाई इज देयर अ नीड फॉर एन इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इट्स एनर्जी इन द प्रोसेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कीप अलाइव। यार जरूरी नहीं है, हम बिना इंटरकोर्स किए भी रह सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई कोई मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेन जो चीज है आपके मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांतों पे चलना सीखो, सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की, ऑल। अच्छा यार एक बात बताओ, इसको टॉपिक को मतलब मैं कहूँगा कि इस पूरे के पूरे स्लाइड को खत्म करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। आपके पापा जी हैं, पापा जी की एज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मम्मी है, मम्मी की एज भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना। सबको आना है और जाना है, ये तो जीवन का नियम है, ठीक है। तो जब जीवन का नियम जो चल रहा है इसके अनुसार क्या चलता है, इसके अनुसार आप ये देख रहे होगे कि भाई अर्थ पे जो है ना लगातार क्या बन रहा है, एवोल्यूशन बन रहा है। एवोल्यूशन का मतलब क्या कि चीजें ना एवोल्यूट होती जा रही हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, ठीक है, मंकी नहीं थे वो। उससे पहले भी अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें पता लगेगा कि तुम बेसिकली एल्गी से बने हो, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी से बने हो, और उसके बाद तुम्हारी अल्टीमेटली पूरा का पूरा एवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पे आप फर्स्ट लाइन क्या पढ़ते हो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओल्ड एंड अल्टीमेटली डाइड। आपके परदादा जी सबके रहे होंगे, अभी कईयों के होंगे, कईयों के नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली उनको जाना है, उनको डाई करना है, ठीक है। और उनकी जगह किनको आना है, नए ऑर्गेनिजम्स को आना है। Therefore, new organisms need to be produced to replace the older one। भाई पुराना जाएगा जब भी तो नया आएगा। OLX की तुमने कहावत सुनी होगी ऐड की, है ना। तो भैया पुराने जब जाएंगे जब भी नई जनरेशन आएगी। Hence we conclude that reproduction is essential for continuation of life on earth, and for survival of species, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए, जिंदा रहने के लिए, और साथ ही साथ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सम बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर पेरेंट्स। अच्छा यार कई बार तुमने सुना होगा कि जो ये बच्चा है, बेबी हुआ है ना, बेबी की जो नाक है ना वो पापा पे गई है, या बेबी की जो आंखें हैं वो मम्मी पे गई हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी ना कहीं डीएनए की देन होती है। डीएनए भी आएगा भी आगे चल के, मैं तुम्हें डीएनए भी दिखाऊंगा, डीएनए का पार्ट भी तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन को बनाएगा, कैट जो है कैट बनाएगी, सोन। ये तो है नहीं कि एलिफेंट नहीं करेगा, एलिफेंट ही करेगा वो भी, ठीक है। चलो जी आगे, जस्ट 1 सेकेंड। द रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिप्रोडक्शन। अब बात आती है कि यार ये जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये जेनेटिक मटेरियल, मम्मी पापा कभी लड़ाई हुई होगी, छोटी मोटी तो चलती है हर घर में। तो तुमने एक बात सुनी होगी पापा मम्मी के मुंह से, क्या आपका लड़का आपके ऊपर गया है,
मम्मी बोलेगी, मम्मी अक्सर ये ताने दे देती हैं, कई बार कईयों के घरों में चलता है कि आपका बेटा जो है वो आप पे गया है, आपकी बेटी जो है वो आप पे गई है, ये काम नहीं करती है, ये है, ये वो है, सोन सोन, ठीक है। जेनेटिकली उनको मतलब वो टॉन्ट होती है, एक तरह की जेनेटिक टॉन्ट। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है क्या कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। दिस मीन्स the DNA store all the information required for a cell to grow, perform various functions and respond to its environment। अच्छा, स्पर्म सबने सुना होगा, स्पर्म जो होता है वो भी एक सेल ही है। मतलब क्या, वो सिंगल सेलुलर होता है, बाद में मल्टी सेलुलर बन जाता है। अभी भी तुम देखोगे, अगर मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता जा रहा हूँ, मेरे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार लगातार, ठीक है। एक छोटा बेबी होता है, तुम देख रहे हो उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ता जाता है वो बच्चा। अब वो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाँ धीरे 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 वो एवोल्यूट कर रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन द डीएनए इज पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल फॉर द पेरेंट, सॉरी फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट से आएगा और किस में चला जाएगा, डॉटर सेल में चला जाएगा। देयरफॉर डीएनए इज इनहेरिटेड from one generation to another because, just one second यार, थोड़ा सा ना पेन का इशू आ रहा है। because of this reason the offspring produced are similar to the parents। वही वाली बात कि भाई मम्मी पापा वाली बात। और यहाँ पे क्या, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा पैदा होने के बाद क्या करेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या आ रही है, सारी की सारी डीएनए की कॉपिंग आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। वही चीज, आगे चलते हैं। इफ वी अल्टर दिस इंफॉर्मेशन देन द टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड विल चेंज देयर बाय चेंजिंग द होल बॉडी डिजाइन। मतलब क्या भाई, डिजाइन भी बदल जाएगा अगर हमने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। अब अल्टर का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होता, इसके अंदर क्या कर दी, एडिटिंग कर दी। जैसे वीडियो में एडिटिंग कर देते ना, कोई चीज पसंद नहीं आई काट दिया, कोई चीज पसंद आ गई रख लिया, वही वाली बात है ना। अल्टरेशन अभी तो हाल फिलहाल में इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आई है। हाँ, अगर मैं बोलूं बड़ी कंट्रीज लाइक रशिया, लाइक यूएसए, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। इंडिया में भी इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आई है, ठीक है। हाँ, अल्टरेशन तुम्हें एक जगह दिखाई देगी, लाइक मैं बोलूं क्रॉप्स की जो फसलें, क्रॉप्स जो होती है अपनी, क्रॉप्स जब कभी भी बनाई जाती हैं तो जब उनका डेवलपमेंट किया जाता है, एवोल्यूट किया जाता है उन्हें थ्रू लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में बनाया जाता है जब उन्हें, तो ऐसी चीजें मिलती हैं आमतौर पे, ठीक है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन, आए हाय कितना प्यारा टॉपिक है ये कि भाई, सो डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन। भैया कॉपिंग होगी जब भी बच्चा होगा। ये देखो डीएनए ऐसा कुछ दिखाई देता है, जस्ट लाइक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ मदर का एक तरफ फादर का, और इसी के साथ में आते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन इनको नरिश भी करते हैं साथ ही साथ, और इसी से क्या पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज और दिखाई दे रही होगी, क्या कि डीएनए कॉपिंग में डीएनए रेप्लिकेशन, पेरेंट्स के जो ये है ना, ये देखो ये जो ये चेन बन रही है, ये जो चेन जो है ना, ये जो बन रही है ऐसे ऐसे करके, एक फादर की और एक मदर की है, और ये किसके पास जा रही है, जो डॉटर सेल है, ठीक है। आगे दिस स्टेप्स इंश्योर दैट द ऑफस्प्रिंग रिसीव्स द सेम कॉपी ऑफ डीएनए। मतलब क्या, जो बच्चा पैदा होगा उसमें सेम डीएनए आने चाहिए, डिफरेंट डीएनए नहीं आने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, अच्छा चलो यार एक बात बताओ तुम मेरे को, पहले इसको, इस टॉपिक को तो तुम वैसे ही समझ जाओगे, ये तुम पढ़ा हुआ वैसे ही समझ जाओगे। मैं एक तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमने कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा लाइक आई थिंक 8th क्लास में क्लोनिंग का, ठीक है। क्लोनिंग अब फर्स्ट शीप पे की गई थी, उस शीप का मैं नाम भूल रहा हूँ, तुम प्लीज गूगल करके उसको चेक कर लेना कि उस शीप का नाम क्या था। आई थिंक डॉली था शायद, डॉली द शीप, क्लास 8th 9th की बुक में है कि वहां पे ना क्लोनिंग की गई थी, ठीक है। डॉली को बनाया गया था। तो डॉली कैसे बनी, वहां पे एक मेल का स्पर्म लिया होगा, एक फीमेल का कुछ लिया होगा, और उसको ना एक लैब में बनाया गया था, ठीक है। तो वो एक बार ना वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां से ना एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, क्या कि ट्विंस का सिस्टम,
ठीक है, ट्विंस क्या होता है, ट्विंस कैसे हो जाते हैं यार, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हमें ना पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, वरना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेक्चर को। अभी आगे देखते हैं कि क्या कुछ मिल सकता है उसके मामले में। चलो जी, अब बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे राइज करता है वेरिएशंस को, वेरिएशंस कैसे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जब घर में कभी शादी शुदी हुई होगी, आई थिंक बच्चों ने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो अपने मम्मी पापा से पूछना, गोत्र मिलाए जाते हैं या सेम कास्ट में शादी नहीं होती, ठीक है, मतलब सेम कास्ट का मतलब ये कि लाइक कोई अगर मैंने बोला अग्रवाल है तो अग्रवाल में शादी नहीं कर सकता, मतलब उनका कहीं लिंक नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो लिंक का क्या सीन होता है, लिंक का सीन ये होता है कि अगर सपोज दैट मेल और फीमेल दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं पीछे से मतलब क्या कि कहीं बैक साइड से कहीं से सेम जो फैमिली है उससे बिलोंग कर रहे हैं वो, ठीक है, मतलब उनको कहीं पर एवोल्यूशन के टाइम पर उनके परदादा जी या और कोई मतलब सेम उसके थे कैटेगरी के थे, तो उनकी शादी नहीं हो सकती, वो भाई बहन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, रीजन यहाँ पे ना साइंटिफिक रीजन ये है कि जब कभी वो अपने लिए बेबी प्लान करेंगे तो बेबी के पास में ना डीएनए दोनों के पास सेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब डीएनए हो सकता है कि दोनों के पास ना कोई ना मतलब डोमिनेट कर जाए, ठीक है। डोमिनेट करने का मतलब क्या है, डोमिनेट का मतलब तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम्स का खेल होता है, कोई एक क्रोमोसोम हो सकता है एक क्रोमोसोम को ना कैंसल आउट कर दे, मतलब क्या कि खत्म कर दे, तो इस वजह से ना आइडेंटिकली ना वो चीजें कई बार खराब हो जाती हैं। मतलब कैसे कि कोई बेबी है, बेबी पैदा हुआ, अब बेबी पैदा हुआ तो पता लगे वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, वो तो चीज एक अलग है, चलो छोड़ो, लेकिन अगर वो सेम फैमिली के बच्चे हैं, मतलब जो उसके मदर फादर थे वो सेम फैमिली के थे कहीं पीछे से, और अब बेबी पैदा हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती उन पेरेंट्स की है, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें कहूँ कि लाइक दिस वन इज अ पेन, ये एक मेल और एक फीमेल है, इनका कहीं ना इंटर रिलेशन कहीं पीछे से था, ठीक है। अब इन दोनों ने बेबी प्लान करा और एक बेबी आया, अब बेबी के चांसेस हैं, चांसेस कह रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं होता कि हाँ भाई हो सकता खराब ही हो जाए बेबी, या मतलब खराब तो नहीं कहूंगा, सॉरी फॉर दैट, खराब नहीं कहूंगा उसे मैं, मतलब उसमें कोई दिक्कतें आ जाएं, लाइक सुनने की दिक्कत या आंखों की दिक्कत या फिर और कोई XYZ चीजें, तो वो चीजों को भी ध्यान से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना पहला पॉइंट इसी को समझते हुए हम क्या कहते हैं, इफ द डॉटर सेल प्रोड्यूस are completely identical to the parents or not depend on how accurate the DNA copying is made, ठीक है, कि भाई DNA कॉपी को देखा जाता है कितना एक्यूरेटली ये हो रहा है, ठीक है। Since no biochemical reaction is completely reliable, some errors are expected to occur in the DNA copying which results in variation. Variation आ जाते हैं, बताया ना भी, कोई भी वेरिएशन हो सकता है। वो वेरिएशन का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा ही वेरिएशन हो, अच्छा वेरिएशन नहीं कह सकता मैं, कोई भी हो सकता है उसका कोई बुरा वेरिएशन भी हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस द डॉटर सेल आर सिमिलर बट नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब वेरिएशंस आए हैं, वेरिएशंस का मतलब क्या, पापा कहीं से थे मम्मी कहीं से थी, वेरिएशंस आए, वेरिएशंस की वजह से बेबी का जो फेस होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, आंखें पापा पे होंगी, नाक मम्मी पे होगी, ठीक है, दाढ़ी किसी और पे होगी, है ना। तो ये चीज हो सकता है, बालों का कट कहीं किसी का कुछ हो, या बाल, तुमने कई बार सुना होगा पापा के बाल घुंघराले तो मम्मी के, सॉरी बेटे के भी बाल घुंघराले, बेटी के भी बाल घुंघराले, या मम्मी के बाल घुंघराले तो बेटे के, या दादाजी या परदादाजी या नाना जी या मामा जी, कई बार मामा जी पे भी हो जाता है, वो भी वाली बात, ठीक है। इफ दीज वेरिएशंस आर वेरी ड्रास्टिक द डीएनए मे नॉट बी एबल टू वर्क एंड द सेल डाइज। अगर ये वेरिएशन नहीं आएंगे ना तो सेल मर जाएगा। मतलब क्या कि अगर ये अभी बताया ना मैंने, पीछे से कहीं से मिल गए, तो अगर इनके पास मतलब सपोज दैट बेबी पैदा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम से क्रोमोसोम कैंसिल हो जाएगा, या फिर सेल जो है वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही बातें सारी क्या करती हैं, एवोल्यूशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल, ठीक है। अब यहां पर ना पता करने की बात क्या है, यहां पे पता करने की बात यहां पे ये है कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, चलो एक सेकंड दो मेरे को, मैं एक बार अपनी कॉपी खोल रहा हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि बैक साइड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक सेम कुछ डीएनए कॉपिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो, हो सके तो लिख लो, वरना मैं लिख देता हूं। बेटा क्वेश्चन था ये,
just 1 second. Okay, question was कि why is the DNA copying an essential part of the process of reproduction? लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे कहीं पे, 1 सेकेंड मेरे को दो बस. Why is DNA copying an essential part of reproduction? ठीक है, ये तुम्हारा ना एनसीईआरटी का ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है साथ ही साथ. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है. और कई बार ये कितने मार्क्स में लाई करता है, 2 मार्क्स में लाई करता है. ठीक है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये पीछे की स्लाइड्स में, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, कि भाई क्या है. तो यार प्लीज़ इस आंसर को, अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर को ना प्लीज़ ना कमेंट में लिख देना, कमेंट में डाल देना जो भी आपका आंसर हो. अच्छा, एक बात और यार, बहुत मेहनत करी आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS करके प्लीज़ सपोर्ट अस, है ना. जितना ज़्यादा हो सके इसको स्प्रेड आउट कीजिए. ठीक है, क्योंकि यार इतना अच्छा मटेरियल लेके आ रहा हूँ मैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे की बात अगर हम देखें तो आती है बात मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल. और असेक्सुअल टाइप में भी ये कुछ टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं ये तुम गिन रहे होगे, तो ये बेटा 6 टाइप हैं. फर्स्ट वन इज द फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल. मैं दोनों कवर कर रहा हूँ. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ये टॉपिक 6 हैं टोटल. इसको करने के बाद मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा अपना नेक्स्ट में. मतलब क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अलग करेंगे और असेक्सुअल हम अलग करेंगे. यहाँ पे हमने बेसिक्स कर लिए हैं. ठीक है, मतलब क्या बेसिक्स और असेक्सुअल को हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, और सेक्सुअल को और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको हम कवर कर लेंगे अगली वीडियो में. सो आगे चलते हैं. क्या कह रहा है, होप सो यार तुम्हें दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, क्योंकि OBS में पता नहीं लग पाता कई बार. ठीक है, और अच्छा यार कुछ वीडियोस में दिक्कत आई है, लाइक कार्बन एंड कंपाउंड्स की वीडियो में. सो सॉरी फॉर दैट. वो आई थिंक OBS का कुछ प्रॉब्लम था, बट सॉर्ट आउट हो गया है. देखते हैं इस वीडियो में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, वरना फिर कुछ करते हैं जुगाड़ हम भी, है ना. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम क्या देख रहे हो, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस an offspring without the involvement of male and female sex cell. मतलब क्या, ना इसको मेल की जरूरत है और ना इसको फीमेल की जरूरत है. ठीक है, ना इसको मेल की जरूरत है और ना इसको फीमेल की जरूरत है. ठीक है, मतलब क्या, गैमेट्स की, ना मेल गैमेट की और ना फीमेल गैमेट की. ठीक है, ये खुद से ही सब कुछ करेगा. ठीक, जस्ट 1 सेकेंड. डन. सॉरी, वो मैं चेक कर रहा था OBS कहीं रुक तो नहीं गया. ठीक है, दिस इज मोस्टली सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता है, सिंगल सेल 1. ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ऐसी चीजें. ठीक है, बट सम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स ऑल्सो शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि बायरोफाइलम विच रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना. ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन के कॉन्सेप्ट को. फिजन क्या होता है, चलो जी आगे. दिस वन, फिजन. अब तुम्हें ना यहाँ पे समझना है कि फिजन का मतलब है क्या. फिजन का मतलब यूज हम करते हैं, कई बार तुमने सुना होगा. ठीक है, एक मूवी देखी होगी तुमने, पोखरन. पोखरन में भी ना फिजन का यूज किया गया था. ठीक है, फिजिकल फिजन था वो. अब यहाँ पे फिजिकल फिजन नहीं है, यहाँ पे है बायोलॉजिकल फिजन. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड फिजन रेफर टू डिवीजन ऑफ एन एंटिटी इनटू
टू और मोर पार्ट्स, ठीक है। फिजन इज सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन दिस सिंपल cell division leads to the formation of new daughter cell. Fission is of two type, first one is binary, second one is multiple. अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें क्लियरली भाषा में इसको समझाऊँ इस पूरी की पूरी, अच्छा एक यार एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं स्लाइड से ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड क्यों नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ना तुम्हें इसको लिख लेना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज बनाओ, लिखते जाओ, एग्जाम टाइम पे इन्हीं को रिवाइज करते जाओ, ठीक है। रिवाइज करते जाओगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर सुनते रहोगे ना, मैं अगर बोलता रहूँगा तुम सुनते रहोगे, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो मैं बोलता हूँ कि वीडियो को बीच में से उठाओ, स्किप करो, छोड़ के चले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। पढ़ना है पूरा पढ़ो, वीडियो को लिख लो, लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिखोगे नहीं तो फिर चीज़ें याद नहीं होंगी, कुछ सुन के याद हो जाएगा, कुछ लिख के याद हो जाएगा। 50% सुन के 50% लिख के 100% काम अपना पूरा, है ना। चलो जी, बाइनरी मीन्स टू, ठीक है। नाम ही क्या कह रहा है, नाम में ही बाइनरी, बाइनरी मतलब क्या, दो। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। मतलब क्या, एक था, एक कट के बन गया दो में, मतलब पहले तो एक था, मतलब एक को डिवाइड हो गया ये दो के अंदर, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये, ठीक है, ये है अमीबा। अमीबा तुमने देखा होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक पेरेंट सेल होती है जो कि दो न्यूक्लियस, पहले तो अपने आप को न्यूक्लियस को डिवाइड करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद ये साइटोप्लाज्मा को डिवाइड करती है, और साइटोप्लाज्मा के बाद ये टू डॉटर सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा बाइनरी का, ठीक है। अगला देखते हैं और मल्टीपल की बात करते हैं। तो मल्टीपल फिजन में ये तुम देख रहे हो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है, एक टाइम पे दो से ज्यादा डॉटर सेल्स का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये तुम देख रहे हो प्लाज्मोडियम जो है एक ही टाइप, एक पे उगता है पहले, फिर ये धीरे धीरे अपने आप को स्प्रेड आउट कर देता है, न्यूक्लियाई बनाता है, स्प्रेड होते होते ही बड़े होते हैं और एक टाइम आते हैं फट जाते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में देखोगे, सो ये रहा, तुम देख रहे हो मलेरिया का भी पैरासाइट कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये मलेरिया का पैरासाइट होता है और ये ना अपने आप को, एक सेकेंड होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा ऐसा कलर ले लेता हूँ जो कि तुम्हें दिखाई दे जाए। आई थिंक वाइट वन शुड बी विजिबल। ये तुम देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे तुम देख रहे हो मलेरिया पैरासाइट। ये जो मलेरिया पैरासाइट होता है ना, ये क्या करता है, ये पहले एक जगह पे सिंगल होता है, सिंगल के बाद ना ये धीरे धीरे छोटे छोटे अपने न्यूक्लियाई बनाता है और डेवलप करता है, और एक टाइम आता है फिर इसका साइटोप्लाज्मा जो होता है ना, जो तुम पढ़ रहे हो साइटोप्लाज्मा, ये ना ब्लास्ट आउट हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसलिए पूरी बॉडी में फैलने के बाद मलेरिया हो जाता है वो इंसान को, ठीक है। तुमने सुना होगा मलेरिया में कि लोगों को घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो यही चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज सीन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिव सिंपल बॉडी डिजाइन इनटू फ्रेगमेंटेशन the body simply breaks into small pieces and these pieces grown and mature into new individuals like spirogyre। मतलब क्या कि भाई सिंगल एक बंदा था, ठीक है, जैसे गन्ना होता है, गन्ने जैसा, कि भाई काटा यहाँ से काटा, जगह जगह लगा दिया, जगह जगह स्प्रेड आउट कर दिया, और कुछ टाइम बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, पूरी की पूरी बढ़िया खेती मिल रही है। लेकिन वो फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन खाली कहाँ होता है, स्पायरोगायरा के अंदर होता है। मतलब क्या, बीच से टूट गया, अब ये दो अलग अलग हो गए, अब ये जो दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों अलग अलगों में क्या होगा, एक ये डेवलप करेगा, एक ये डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखने की बात क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बता देता हूं तुम्हें मैं क्वेश्चन क्या होता है, एक सेकेंड।
here the question is draw a labeled diagram in proper sequence to show fragmentation in Spirogyra। ठीक है, अब इसकी मैंने तुम्हें मतलब क्या कि एक लेबल डायग्राम भी दे दिया है और साथ ही साथ मैंने तुम्हें इसमें क्या दे दिया है, इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, डेफिनेशन और ये सब चीजें मिल गई तुम्हें। आगे चलते हैं, चलो। अब यहां पे क्या बात कह रहा है, नोट हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंपली ग्रो बाय सेल टू सेल डिवीजन। मतलब क्या, जो बड़े मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम क्या सेल डिवीजन कर दें, मैं अपने आप को काट देता हूं, एक ध्रुव यहां एक ध्रुव यहां, नहीं है संभव। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। भाई कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल की। ठीक है, मतलब क्या, एक लिमिटेड मात्रा में नहीं है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज टू ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली इनटू एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले क्या होता है, अच्छा बचपन तो क्या कह रहा हूँ मैं, क्लास 9 पे तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यू के अंदर तुमने पढ़ा होगा टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल्सो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, देयरफॉर वी नीड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दीज ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें और क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ही क्या चाहिए होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब ये कि एक प्रॉपर वर्किंग, मैं बोलूं तुम्हें तो वर्किंग कैसे समझाऊं यार, मतलब लाइक तुम देख रहे हो मेल फीमेल है ना, एक प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल है इनका करने का। ठीक है, तो ये चीज रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। रीजनरेशन, द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स इज कैपेबल टू गिव राइज टू होल न्यू इंडिविजुअल। मतलब क्या, पूरे के पूरे इंडिविजुअल को पैदा करने का दम रखती है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, if the individual is broken into several small pieces then these pieces will grow into new individuals। अगर ये टूट भी जाता है तो भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लानिरिया और हाइड्रा reproduce using regeneration, there are specialized cells that carry out regeneration. These cells proliferate and produce large number of cells which undergo certain changes to become various cell types। मतलब क्या यार, अगर मैं तुमको अगली उसमें दिखाऊं, ये तुम्हें प्लानिरिया दिखाई दे रहा है, ये कहीं से कट गया, ये यहाँ से कट गया। एक सेकेंड मैं रेड पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ ओके, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए सो दैट तुम्हें दिखाई दे। ये देख रहे हो तुम, ये पर्टिकुलर रीजन, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, कहीं से भी कट गया, ये लाइक ऐसे कट गया या ऐसे कट गया, एक पीस ये बना, एक पीस ये बना, एक पीस ये बना, ये 3 की जगह 4 में कट गया, 5 में कट गया, जितने में भी कटा कट गया। अब जब ये कटेगा ना, तो ये जितनी बार ये कटा है, जितनी बार ये कटा है उतनी बार, मतलब सपोज 5 जगह कट गया ये, ओ सॉरी 5 जगह कट गया ये। अब ये 5 जगह जो कट गया ना, 5 जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। ठीक है, 5 जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, 5 नए ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तो कट गया 5 के अंदर, वो 5 नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, फिर वो कटेंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो कटेंगे, फिर वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। आगे आता है बडिंग का कॉन्सेप्ट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं पानी पी लूं जरा यार, मेरा गला सूख गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी यार, थोड़ा प्यास लग गई थी, है ना। चलो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था, स्टार्ट करना था मैं बडिंग का कॉन्सेप्ट। बडिंग क्या होता है? इन बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्ड ऑन द बॉडी। ठीक है, अच्छा बॉडी के ना, मैं अगर तुम्हें बोलूँ तुम्हारे दाने वाने होते हैं, लाइक मेरे भी हो रखा है अभी इस टाइम पे, मैं बोलूँ कि दाना फूट जाए और इसके अंदर से कुछ निकल के आ जाए। ठीक है, मतलब एक बंदा ही निकल के आ जाए, है ना। तो वही वाला बिल्कुल सेम टू सेम खेल है कि भाई एक कोई भी
बॉडी है, बॉडी का नाम क्या है, हाइड्रा या ईस्ट। ये क्या करते हैं कि ना, मतलब मैं चलो तुम्हें स्लाइड पे ले जाता हूँ, फिर तुम समझ जाओगे, ठीक है। इसको लिख लेना, बट ये डिटैच विटैच जो भी है लिख लेना, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट ही ले आता हूँ। चलो जी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये है टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ये वाला रीजन, ये दीज आर द टेंटिकल्स, ठीक है। और ये है पेरेंट हाइड्रा। अब क्या करेगा, ये साइड से ना, जैसे तुम्हारे दाना आता है ना या वाइट हेड आता है, ये वैसे कुछ निकालेगा, ठीक है। बर्ड बनाएगा, एक बर्ड फॉर्मिंग करेगा। ये यहाँ पे तुम देख रहे होगे, ये बर्ड फॉर्मिंग हो रही है, ये वाली, ये बर्ड फॉर्मिंग होगी। यहाँ पे एक नया हाइड्रा पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा इस हाइड्रा का ही, और ये धीरे धीरे करके इसी को बड़ा करेगा। अब बड़ा होने के बाद ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप को डिटैच कर लेगा, और इसी के साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश कर लेगा अपने आप को क्या कर लेगा, पैदा कर लेगा, ठीक है। पैदा तो नहीं करेगा, मतलब अपने आप को बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे तुम क्या देखते हो, ईस्ट। अच्छा, ईस्ट तुमने कहाँ खाया है बताओ, सोचो। छोले भटूरे खाए हैं, वो बेडमी पूरी खाई होगी, है ना, या फिर तुम अपना ये केक भी खाते हो, है ना, ब्रेड खाते हो। वो सारी चीज़ों में अपन क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। अब वो पता है क्या करते हैं, वो आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के बाद उसको ना थोड़ी देर के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। गीले कपड़े से ढकने के बाद कुछ टाइम बाद उसको निकालते हैं, तो आटा फूल जाता है, मतलब क्या, फैल जाता है थोड़ा सा। फैलने के बाद उसका यूज़ करते हैं हम। तो उसके अंदर क्या डालते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। उसको तुम सोडा भी बोलते हो, आई थिंक बेकिंग सोडा बोला जाता है उसे, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं, वो फैल जाता है बैटर पूरा का पूरा, मतलब फूल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये तुम देख रहे होगे 1 से 2, 2 से 4 ये हो रहा है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तुम देख रहे होगे, ये तुम्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा कुछ, है ना। तो ये वाली चीज़, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, 1 से 2 हो गए, अब यही 2 से 4 हो जाएंगे, और ऐसे करके चैन फॉर्मेशन होगी। ये तुम देख रहे हो चैन बन रही है, ये बन रही, ये बन रही, ये सारी की सारी चेन्स हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और चैन बहुत ज़्यादा वाइड आउट स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहता है, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेरिएशन, फ्रॉम देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एसेट्रा इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। लीव्स ऑफ बायरोफाइलम, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तुम देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लगा रखी है, ये लगा रखा, ये ऐसे उग जाता है, मतलब पत्ते के ऊपर ही क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। पौधे लाइक स्ट्रक्चर उग जाते हैं, ठीक है। ये फिर बनते हैं, पैदा होते हैं, फिर ये पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की। अच्छा, मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला, बुक में तो आई थिंक गिवन नहीं है। रीजन ये है कि आजकल ना तुम्हें ये वर्ड बहुत मतलब आमतौर पे प्रचलन में सुनाई दे रहा होगा कि ग्राफ्टिंग हो गई, ग्राफ्टिंग कर दी या लेयरिंग कर दी, ठीक है। क्या है अब ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, लेयरिंग in which a branch of a plant is used to produce new individuals। मतलब क्या, ये प्लांट था, ठीक है, ये इसके पेरेंटल प्लांट हैं, लाइक ये सनफ्लावर का एक पौधा है, सनफ्लावर के पौधे को मतलब कोई एक डंडी तोड़ ली कहीं से और इसको कहीं पे लगा दिया, ठीक है ये। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टेम कैपेबल होती है क्या, प्रोड्यूस करने के एक न्यू प्लांट, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं कहीं पे भी। जैसे तुम ये देख रहे हो, पेड़ को बीच में से काटा, यहाँ से सीजर आउट करा और इसको किसी और अन्य पेड़ में क्या कर दिया, फिट करके इसको लगा दिया, ठीक है। जैसे कि तुम देखते हो शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग दो कॉन्सेप्ट हैं। एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, तो फर्स्ट वन इज द न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन मच फास्टर, बहुत जल्दी उग सकते हैं, एज कंपेयर टू ग्रोन फ्रॉम द सीड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर एडवांटेजेस, राइट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वही बात है, ठीक है। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, ऑरेंज, जैस्मिन विच हैव lost their ability to produce seeds can grown by vegetative propagation, ठीक है। Also all the plants produced are genetically similar to the parent and have all their characteristics।
सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। अगर मैंने बोला रोज़ कोई पेड़ है रोज़ का और उसको ग्राफ्ट आउट करा है, ठीक है, और उसको कहीं और लगाया, तो उसके अंदर भी उतनी ही खुशबू होगी जितनी उसके, मतलब इसके अंदर भी उतनी खुशबू होगी जितने इसके पेरेंट के, मतलब जो पेरेंट इसका प्लांट रहा होगा उसके अंदर है, ठीक है। अगला है स्पोर फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे डाल रखा है कुछ आपके लिए स्पेशल, क्या कि स्पोर्स कहाँ होता है, ये होता है बेसिकली दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ these tiny spores into the environment and these spores germinate to form a new plant in favorable condition like damp and warm environment with abundant food upon coming into contact। अच्छा, ये तुम दिखाई दे रहे होगे ब्रेड के ऊपर ना फफूंदी लग जाती है, हमारे अपने इसको फफूंदी बोलते हैं, फफूंदी लग जाती है, ठीक है, ग्रीन धब्बे पड़ जाते हैं, और अगर तुम इसके ऊपर ऐसे करके पचाक करके हाथ मारोगे ना, तो हाथ मारने के बाद तुम क्या देखोगे, स्प्रेड आउट हो गया, गर्मी निकल रही है इसके अंदर से, गर्मी बहुत फेंकता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन इज मोस्टली सीन लाइक फंगस, ठीक है, फंगस के जैसा दिखाई देता है, जैसे राइजोपस और मकोर, ठीक है। ये तुम देख रहे हो, ये फूट गया, ये तुम देख रहे होगे यहाँ पे, ये फूट गया, ये देखो ये फूट गया, ठीक है, ये देखो, ये मतलब क्या है, ये टॉप इसका एक हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, देख लो, ठीक है, और ये स्पोर्स फोड़ देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगले वीडियो में। जब तक के लिए यार पढ़ाई करो अच्छे से, बड़ा अफसर बनना है तुम सबको ही, ठीक है, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कोई डाउट है कमेंट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट करो यार, एंड प्लीज़ वीडियो को ना क्या करना है, एलएसएस बोले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, एंड यार प्लीज़ वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप तुम घर में पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, थैंक यू।